हेल पैराडाइज एपिसोड 1। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी तलवार लेकर खड़ा होता है। उसी के पास एक और आदमी काले कपड़ों में जमीन पर बैठा होता है। इस आदमी के हाथ बंधे हुए होते हैं और कुछ अमीर आदमी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वो लोग जमीन पर बैठे हुए आदमी से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। उसके बाद तलवार लिए हुए आदमी अपनी तलवार से जमीन पर बैठे इंसान की गर्दन पर तलवार से वार करता है। कई बार तलवार से वार करने के बाद भी उस इंसान की गर्दन नहीं कटती है। फिर तलवार का एक टुकड़ा टूटकर दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर वहां के सभी लोग चौंक जाते हैं। तलवार लिया हुआ आदमी कहता है कि ये असंभव है। जमीन पर बैठा हुआ आदमी कहता है, आखिर मैं क्यों नहीं मर सकता हूँ? आखिर क्यों? मुझे जीवन से तो कोई लगाव नहीं है। मैंने अब तक न जाने कितने ही लोगों को मारा है। मैं ज्यादा जीने पर विश्वास भी नहीं रखता हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक रिपोर्टर उससे उसकी कहानी पूछती है। वो रिपोर्टर बताती है कि तुम्हारा नाम गाबीमारू है। तुम इवागाकुरे गांव के एक शिनोबी थे। तुम बचपन से केवल लोगों को मारने की टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हुए आए हो और कई सारे लोग इस तरह की ट्रेनिंग में अपनी जान गंवा देते हैं, पर जो लोग बच जाते हैं उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो लड़की आगे कहती है कि अब मुझे समझ आया, तुम्हें मारने के लिए जो तलवार यूज की गई थी वो कैसे टूट गई। इस पर गाबीमारू कहता है, जिसको अच्छे से तलवार चलानी नहीं आती वो मुझे मार नहीं सकता। मुझे तो निंजुत्सु यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस पर वो लड़की गाबीमारू से पूछती है, क्या तुम्हें निंजुत्सु भी आता है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? गाबीमारू उसे मना कर देता है। उसके बाद अगले सीन में गाबीमारू को एक मैदान में एक लकड़ी से बांध दिया जाता है और उसके चारों ओर बहुत सारे लकड़ी के बंडल लगा दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी गाबीमारू के पेट पर नुकीले हथियार से वार करता है। वो हथियार भी टूट जाता है, जिस पर गाबीमारू उन लोगों से माफी मांगता है। इसके बाद गाबीमारू के चारों ओर लकड़ियों में आग लगा दी जाती है। गाबीमारू पूरी तरीके से जलने लगता है। रिपोर्टर लड़की भी वहां खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू अभी भी जिंदा है, जिसको देखकर वहां के सभी लोग चौंक जाते हैं। अगले सीन में गाबीमारू वापस से जेल के अंदर बंद होता है। उसके सारे कपड़े जल चुके होते हैं। गाबीमारू रिपोर्टर लड़की से कहता है, मैं अपनी मौत की सजा में बिल्कुल भी रुकावट नहीं डाल रहा हूँ। कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। जिस पर वो लड़की दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है। गाबीमारू उससे कहता है कि अगर तुम दूसरी तरफ देखने वाली हो तो मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े ही दे दो। इस पर वो लड़की कहती है कि मेरी ड्यूटी केवल सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करना है और तुमने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपनी बात जारी रखो। गाबीमारू आगे कहता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है, मुझे सुनना है, ये मेरी ड्यूटी है। गाबीमारू बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहता है कि मुझे बताया गया था कि गांव के मुखिया ने मेरे माता पिता को मार दिया था जब मैं एक छोटा बच्चा था। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्हें क्यों मारा गया। और वो आगे अपने मकसद के बारे में बताता है और बोलता है, शिनोबी का कोई महान मकसद नहीं होता। जैसे उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं वो उसके अनुसार लोगों को मारते हैं। गाबीमारू आगे बताता है कि मैंने विलेज से बाहर जाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से एक मिशन में मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे पकड़ लिया गया। शायद गांव के मुखिया ने उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया होगा। गांव किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। फिर वो रिपोर्टर लड़की पूछती है कि तुमने फिर गांव से बाहर जाने का ट्राई क्यों किया था। अगले सीन में फिर से गाबीमारू को एक लकड़ी से बांध दिया जाता है और उसके दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में बुल से बांध दिया जाता है। हम देखते हैं कि रिपोर्टर लड़की भी ये सब देख रही होती है। वहाँ खड़े हुए लोग बुल्स की पीठ पर बिछाई हुई घास में आग लगा देते हैं, जिससे बुल्स भागने लगते हैं। पर गाबीमारू अपने पैरों से ताकत लगाकर बुल्स को आगे बढ़ने से रोक देता है और बुल्स वहीं गिर जाते हैं। जिस पर आदमी जो गाबीमारू को सजा दे रहा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब देखकर लोग सरकार का मजाक उड़ाएंगे। वो लोगों को और ज्यादा बुल्स लाने को कहता है। रिपोर्टर लड़की गाबीमारू के पास जाती है और कहती है कि ये थोड़ा अजीब है। वो लड़की कहती है कि तुम एक तरफ कह रहे हो कि तुम मरना नहीं चाहते हो और दूसरी तरफ तुम खुद को बचा भी रहे हो। इतना बोलकर वो लड़की रुक जाती है और कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम विलेज छोड़कर क्यों जाना चाहते थे। आदमी जो गाबीमारू को सजा दे रहा होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मार दो। वो लड़की कहती है कि मैं अभी भी अपना काम कर रही हूँ। गाबीमारू उस रिपोर्टर लड़की से कहता है कि इसका कोई खास रीजन नहीं है। मैं इवागाकुरे गांव में सबसे बढ़िया शिनोबी था, जिसकी वजह से गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी थी, लेकिन उसकी लड़की बहुत ही पागल थी।
मुझे नहीं पता था कि कैसे एक शिनोबी की शादी गांव के मुखिया की लड़की के साथ हो गई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भोली और टेंशन फ्री लड़की थी। उसने मेरी पूरी जिंदगी पलट के रख दी थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब गाबीमारू अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ कहती है, तुम अपने शूज घर के दरवाजे पर उतार दो। वो गाबीमारू से खाना खाते समय कहती है, हमें साथ में खाने को शुक्रिया कहना चाहिए और जो लाइफ हम जी रहे हैं हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। गाबीमारू कहता है कि मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने विलेज से भागने का सोचा। इसके बाद अगले सीन में गाबीमारू गांव के मुखिया के पास जाकर उनसे गांव से बाहर जाने की परमिशन लेता है, जिस पर मुखिया कहते हैं कि क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर सकते हो। उसके बाद गाबीमारू को पकड़ लिया जाता है। गाबीमारू कहता है कि मुझे पता था मेरे खिलाफ साजिश की गई है और मैं जहां भी जाऊंगा गांव के लोग मेरा पीछा जरूर करेंगे। मेरे लिए सब तभी खत्म हो गया था जब मैंने आखिरी मिशन के लिए हाँ कहा था। ये मेरी गलती थी जो मैंने गांव के मुखिया से बाहर जाने की परमिशन ली थी, इसीलिए अब मैंने हार मान ली है। इसके बाद अगले सीन में रात हो जाती है। रिपोर्टर लड़की एक आदमी के साथ चलती हुई दिखाई देती है। वो आदमी कहता है, तुम्हें गाबीमारू से दूर रहना चाहिए। उसका दूसरा नाम गाबीमारू द हॉलो है। वो एक खोखला आदमी है जिसके अंदर कोई खून नहीं है, ना कोई आंसू है। वो एक मॉन्स्टर है, वो एक राक्षस है। जब वो पकड़ा गया था तब उसने 20 लोगों को मार दिया था। वो आगे कहता है कि ऐसी अफवाह है इवागाकुरे के शिनोबी एक जादुई चीज पीते हैं जिसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं। ये एक अमर कर देने वाली दवाई है जो केवल शिनसेंक्यो में मिलती है। वो आदमी उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ कर देना जो मैं ये फालतू की बात कर रहा हूँ, पर आप अपना ख्याल जरूर रखना। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। जिस पर वो लड़की कहती है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो एक हॉलो इंसान है? आखिर एक हॉलो इंसान पकड़े जाने पर 20 लोगों को क्यों मारेगा? इसके बाद फिर से गाबीमारू हमें जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं मरना तो चाहता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को मरने से बचा रहा हूँ, ऐसा क्यों? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गाबीमारू की गर्दन कटती है तो गाबीमारू अपनी मसल्स को हार्ड कर लेता है, जिससे तलवार बीच में से टूट जाती है। गाबीमारू सोचता है कि वो लड़की सही कह रही थी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं चुपचाप मर क्यों नहीं जाता? मुझे लाइफ से कोई लगाव नहीं है, कल मैं ये सब खत्म कर दूंगा। कल की मौत की सजा के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन गाबीमारू के ऊपर ऑयल फेंक दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। हम देखते हैं कि उसमें लगी हुई आग धीरे धीरे बुझ जाती है, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। गाबीमारू सोचता है कि आखिर क्यों मैं मर नहीं पा रहा हूँ, आखिर मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ, मुझे लाइफ से कोई लगाव नहीं है। ये सब देखकर आदमी जो गाबीमारू को सजा दे रहा होता है वो गुस्से में आकर कहता है, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते? ये सब देखकर रिपोर्टर लड़की उस आदमी से कहती है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, मैं किसी भी समय शुरू कर सकती हूँ। इसके बाद गाबीमारू को एक गुफा में ले जाया जाता है। फिर एक गेट खुलता है जहाँ पर रिपोर्टर लड़की कमरे के बीच में बैठी होती है और उस कमरे के चारों ओर बहुत सारे आदमी तलवार लेकर खड़े होते हैं। सजा देने वाला आदमी गाबीमारू से कहता है कि ये रिपोर्टर लड़की केवल एक रिपोर्टर नहीं है, वो एक तलवार को टेस्ट करने वाली एक्सपर्ट भी है। वो आदमी लड़की का नाम बताता है, एग्जीक्यूशनर यामाडा एस्यूमेन सागिरी। हमें बताया जाता है कि यामाडा क्लैन के तलवारबाजों का ट्रेड नाम यामाडा एस्यूमेन होता है। ये लोग कई पीढ़ियों से तलवार की टेस्टिंग और लोगों को मौत की सजा देते आए हैं। ये लोग बहुत ही माहिर तलवारबाज होते हैं जो लोगों का सर एक ही बार में बॉडी से अलग कर सकते हैं। गाबीमारू चौंक जाता है और कहता है कि एस्यूमेन एक औरत? जिस पर सागिरी कहती है, हाँ एक औरत जिसको सौगन ने भागे हुए शिनोबी गाबीमारू यानी तुम्हें मारने का काम दिया है। तुम्हें कोई मारने वाला चाहिए था ना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ। ये सुनकर गाबीमारू को एहसास होता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है और उसका सर अलग हो गया है। गाबीमारू डरते हुए अपनी गर्दन पकड़ लेता है। वो सागिरी की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे इस लड़की से बचकर रहना होगा। ऐसा बोलकर गाबीमारू अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेता है, जिसको देखकर वो आदमी जो गाबीमारू को सजा दे रहा था वो डर जाता है। वो सागिरी से कहता है कि इसे जल्दी से खत्म कर दो। सागिरी अपनी तलवार लेकर गाबीमारू के पीछे से अटैक करती है, पर गाबीमारू उससे बच जाता है। सागिरी गाबीमारू से कहती है कि तुमने खुद को मेरे अटैक से क्यों बचाया? तुम तो मरना चाहते थे ना। गाबीमारू अपनी गर्दन पर हाथ रखता है। उसकी गर्दन पर सागिरी के अटैक से एक कट लग जाता है। सागिरी आकर 2 बार अटैक करती है। गाबीमारू उस अटैक से बचते हुए कहता है कि क्या मैं मरना नहीं चाहता हूँ? सागिरी अपनी तलवार को देखते हुए कहती है कि अपने काम के दौरान मैंने कई लोगों को उनके आखिरी समय में देखा है।
सागिरी तलवार को गाबीमारू की तरफ करते हुए कहती है कि लोगों का असली नेचर इस तलवार में दिखता है। लोग मरने तक बहादुर बनने का दिखावा करते हैं, कुछ लोग दया की भीख भी मांगते हैं और कुछ लोग मौत को एक्सेप्ट करने का ढोंग करते हैं। सागिरी कहती है कि गाबीमारू द हॉलो, तुम्हारे अंदर बहुत ही खालीपन है। तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये पक्का यकीन हो गया था कि तुमने एक चीज के बारे में झूठ बोला है, तुम्हें अपनी लाइफ से लगाव है, नहीं तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। ये सुनकर गाबीमारू चौंक जाता है। सागिरी आगे कहती है, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी जीने का रीजन नहीं है? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू अपनी वाइफ की कही हुई चीजों पर खुश होता है और उसकी बात मानने लगता है। गाबीमारू की वाइफ कहती है, हमें हमेशा साधारण रहने का ट्राई करना चाहिए जिससे हम नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं। प्रेजेंट में गाबीमारू सागिरी की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और पास में खड़े हुए आदमी की तलवार निकालकर सागिरी पर अटैक करता है। सागिरी कहती है कि मैं सही हूँ ना, तुम खुद से झूठ क्यों बोल रहे थे? तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए तुम सजा के समय मर नहीं सके। क्या तुम बस खुद को कह रहे हो कि तुम्हें लाइफ से कोई लगाव नहीं है? गाबीमारू चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, मैं जहाँ पर रहता हूँ तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं हॉलो हूँ। इसके बाद एक और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हमें गाबीमारू के वाइफ के चेहरे पर एक निशान दिखाई देता है। उसके फेस के लेफ्ट साइड पर जलने का निशान बना होता है। गाबीमारू की वाइफ कहती है, तुम मेरे फेस को देखकर मुझसे दूर क्यों नहीं भागते हो? आगे गाबीमारू की वाइफ कहती है कि इवागाकुरे में लड़कों का काम लड़ाई करना है और लड़कियों का काम बच्चे पैदा करना है। हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकते, इसीलिए मेरे पिता ने मेरे फेस को जला दिया था जिससे मैं एक नॉर्मल जिंदगी ना जी सकूं। लेकिन लोगों का दिल इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। गाबीमारू सागिरी से लड़ते हुए कहता है कि मैं गाबीमारू द हॉलो हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं वापस इंसान नहीं बन सकता हूँ। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गाबीमारू जब घर पहुँचता है तो उसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा होता है और उसके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसको देखकर गाबीमारू की वाइफ थोड़ा डर जाती है। इसको देखकर गाबीमारू फैसला करता है कि वो ये सब छोड़ देगा। गाबीमारू ये बात जाकर गांव के मुखिया को बता देता है। गाबीमारू सोचता है कि मैं अब किसी को भी नहीं मारूंगा और हम साधारण लोगों की तरह रहेंगे। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। गाबीमारू चिल्लाते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है। सागिरी एक कागज दिखाते हुए कहती है, ये पॉसिबल है, ये एक ऑफिशियल माफी लेटर है, इससे तुम्हारे पुराने सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे और इससे तुम्हें शौगन का प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जिससे तुम्हें गांव के मुखिया या कोई और दूसरे शनोबी से डरने की जरूरत नहीं है। सागिरी आगे कहती है, बस इसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। आगे सागिरी बताती है कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां लोग बहुत ही सुकून से रहते हैं, वहां दर्द का कोई निशान नहीं है। शिनसेंक्यो, पुराने समय के लोग उसे पैराडाइज कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अमर कर देने वाली एलेक्सिर मिलती है, जिसके बाद शौगन ने वहाँ पर एक सर्च पार्टी भेजी थी। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फूलों से भरी हुई एक बोट वापस आती है। एक आदमी उसमें से फूल उठाता है और दूसरे आदमी को दिखाता है। वो देखता है कि फूलों के बीच में से एक आदमी का कटा हुआ पैर है जिसमें से फूल निकल आए हैं। वो डरकर इसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सागिरी आगे कहती है कि इसके बाद भी 5 सर्च पार्टी और भेजी गई थी, पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि बोट के अंदर एक आदमी की लाश है, पर उसकी पूरी बॉडी से फूल निकल आए हैं। ये सुनकर गाबीमारू कहता है, ये तो किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शौगन लोगों को आदेश देता है कि पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करो, इसके अलावा खतरनाक क्रिमिनल्स को भी ढूंढो। जो भी मुझे उस जमीन से एलेक्सिर लाकर देखा उसे जीवन दान दिया जाएगा। हम प्रेजेंट में आते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर जीने की एक बहुत ही प्रबल इच्छा हो, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। यहाँ आते वक्त मैंने सुना था कि तुम्हारी वाइफ अभी भी इवागाकुरे में है। जब से तुम पकड़े गए हो उसने लोगों से बात करना छोड़ दिया है। उसे विश्वास है कि तुम वापस जरूर आओगे। तुम्हारे पास अपनी वाइफ के पास जाने का यही एक रास्ता है। क्या तुम उसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे? गाबीमारू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी सजा देने वाला आदमी बोलता है कि ये सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, और अपने सभी आदमियों को उन्हें मारने के लिए ऑर्डर देता है। गाबीमारू अपनी वाइफ की कही हुई बात याद करता है कि लोगों का दिल इतनी जल्दी हार नहीं मानता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। गाबीमारू सागिरी से कहता है, तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना? ऐसे बोलते ही गाबीमारू एक सांस लेता है और उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है। गाबीमारू सागिरी से कहता है,
मुझे ध्यान से देखना, गाबीमारू बोलता है। निन्पो एसेटिक ब्लेज और उसकी पूरी बॉडी आग में कवर हो जाती है। अगले सीन में सभी लोग वहां पर मरे हुए पड़े हुए होते हैं और उनके ऊपर गाबीमारू बैठा हुआ होता है। गाबीमारू को देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। गाबीमारू सागिरी से कहता है कि वो ये काम करेगा, चाहे उसे खतरनाक क्रिमिनल से या जादुई आइलैंड से क्यों ना लड़ना पड़े। इसके बाद हमें गाबीमारू की वाइफ दिखाई जाती है, जिस पर गाबीमारू कहता है, मैं वापस जिंदा आऊंगा तुम्हारे। दोस्तों, इस एपिसोड में हमें सागिरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में सागिरी के पिता एक कैदी को मौत की सजा दे रहे होते हैं, जिसको सागिरी भी देख रही होती है। वो कैदी लोगों को एक कहानी सुना रहा होता है। सागिरी के पिता उस आदमी का सर इतनी आसानी से काट देते हैं कि उस कैदी को पता भी नहीं चलता और मौत के बाद भी वो अपनी स्टोरी कंप्लीट करता रहता है, जिसको देखकर सागिरी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो भी सोचती है कि मैं भी बड़ी होकर अपने पिता की तरह एक अच्छी कसाई बनूंगी। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सागिरी बड़ी हो जाती है और उसे भी लोगों को मारने का काम दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान को मारते समय सागिरी थोड़ा डर जाती है, पर वो उस इंसान का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। सागिरी को उसके बाद उस इंसान को मारने का दुख होता है, जिसको देखकर सागिरी के पास खड़ा हुआ एक और यामाडा क्लैन का कसाई सागिरी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इसको मरता देख अफसोस होने का डर है, जिसकी वजह से इस इंसान को मरते समय और ज्यादा दर्द हुआ होगा। इस चीज का गिल्ट सागिरी के ऊपर काफी ज्यादा भारी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सागिरी को वापस से एक और इंसान को मारने का काम दिया जाता है। सागिरी उस इंसान का सर काट देती है, पर उसके पास खड़ा हुआ वही कसाई सागिरी को उसकी तलवार देखने को बोलता है, जिसको देखकर सागिरी चौंक जाती है। सागिरी देखती है कि उसके अंदर इस इंसान को मारते समय उसका अफसोस हो रहा था, जिसकी वजह से वो इंसान पीसफुल तरीके से नहीं मर पाया। अब इसकी वजह से सागिरी पर इसका गिल्ट चढ़ जाता है। सागिरी सोचती है कि क्या वो कभी अपने पिता की तरह लोगों को अच्छी तरीके से मार पाएगी, क्या लोगों को मारते समय उसके अंदर का अफसोस कभी खत्म हो पाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बीच पर शोगन और यामाडा क्लैन के कसाई बहुत सारे मुजरिम के साथ बैठे होते हैं। सभी मुजरिमों के हाथ बंधे होते हैं और मुंह को एक कपड़े से ढक दिया जाता है। सभी मुजरिम को बताया जाता है कि उन्हें पैराडाइज आइलैंड पर जाकर एलेक्सिर ऑफ लाइफ यानी कि अमृत को ढूंढना होगा और जो भी ये काम करने में कामयाब हो जाता है उसे जीवन दान दिया जाएगा। इसी बीच सागिरी भी अपनी किताब में बाकी मुजरिमों के बारे में देखती है। वो देखती है कि सभी ने बहुत ही भयानक काम किए होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को मौत की सजा सुनाई गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक मुजरिम जो कि लड़की होती है जिसके बाल पर्पल होते हैं, वो गाबीमारू से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ सुनी है, तुम सच में बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन तुम्हें देखकर मैं काफी निराश हुई हूँ। सागिरी उस मुजरिम लड़की की बात सुन रही होती है जो गाबीमारू से बात कर रही होती है। सागिरी सोचती है कि गाबीमारू सच में इतना खतरनाक और कठोर है जितना ये लोग बताते हैं, या केवल उसे फंसाया जा रहा है। इसे चेक करने के लिए सागिरी अपनी तलवार निकालकर उसमें गाबीमारू को देखती है, जिसको देखकर सागिरी चौंक जाती है। वो देखती है कि गाबीमारू बहुत ही खतरनाक है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। इसके बाद शोगन के लोग एक आदमी को लेकर आते हैं जिसकी पूरी बॉडी से फूल निकल रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि ये एक लौता इंसान है जो पैराडाइज आइलैंड से जिंदा बचकर आया था, पर यहाँ आते ही इसकी बॉडी से फूल निकलने लगते हैं। ये सब देखकर सभी मुजरिम डर जाते हैं और पैराडाइज आइलैंड पर जाने के लिए मना करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शोगन का एक आदमी रोते हुए कहता है, तुम सभी को वैसे भी मौत की सजा मिली हुई है, तुम लोग हमारा काम करके खुद को बचा क्यों नहीं लेते। इसके बाद भी कोई भी पैराडाइज आइलैंड पर जाने के लिए रेडी नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक घोषणा होती है कि जिसे यहाँ से जाना है वो जा सकता है, जिस पर एक मुजरिम उठकर जाने लगता है। तभी एक यामाडा क्लैन का कसाई उसकी गर्दन को काट देता है। फिर हमें बताया जाता है कि उन सभी कैदियों को वैसे भी मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, तो जो भी काम नहीं करना चाहता उसे यहीं मार दिया जाएगा, जिसको सुनकर सभी मुजरिम डर जाते हैं। उन्हें साथ में ये भी बताया जाता है कि पैराडाइज आइलैंड पर हर मुजरिम के ऊपर निगरानी रखने के लिए उनके साथ एक यामाडा क्लैन का कसाई भी जाएगा। अगर किसी मुजरिम ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पैराडाइज आइलैंड पर किसी मुजरिम ने यामाडा क्लैन के कसाई को ही मार दिया और अकेले वापस आता है तो उस केस में मुजरिम को मार दिया जाएगा। अब किसी भी मुजरिम के पास पैराडाइज आइलैंड पर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसके बाद शोगन एक और नया ऑर्डर देता है
कि हमारे पास निगरानी रखने के लिए यामाडा क्लैन के कसाई थोड़े कम है, इसीलिए हमें सारे मुजरिम की जरूरत नहीं है। यही सुनते एक कैदी दूसरे कैदी को मार देता है, जिसको देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें मिशन पर जाने के लिए एक दूसरे को मारना होगा। जो जिंदा बचेगा वही मिशन पर जाएगा। इसके बाद सभी कैदी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाता है। शोगन अपने लोगों से पूछता है कि किस किस मुजरिम पर लाल सील है, जिस पर एक आदमी कहता है कि आपका मतलब वो लोग जिनके पास स्पेशल स्किल्स हैं, उन्हें हम सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। उन लोगों पर हम अपने कागजों में एक लाल सील लगा देते हैं जिससे उन्हें अलग से पहचाना जा सके। वो आदमी एक पीले बालों वाले लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये मुजरिम इतना जवान होने के बाद भी पहाड़ों में डाकुओं का सरदार था। उसके बाद वो आदमी एक पर्पल बालों वाली औरत को देखकर कहता है जिसने साईगावा किले के अंदर सारे मंत्रियों को मार दिया था। उसके बाद वो एक मूछे वाले आदमी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये एक महान तलवारबाज है जिसको ब्लेड ड्रैगन भी कहा जाता है। उसके अलावा फिर हमें एक बड़ा सा इंसान दिखाई देता है जो सो रहा होता है। उसे देखकर ये आदमी कहता है कि ये भालुओं का सर खाता है और इसकी बॉडी इतनी हार्ड है कि इसके ऊपर कोई भी हथियार काम नहीं करता है। ये सब सुनकर शोगन बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद ये आदमी कहता है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक तो गाबीमारू है, गाबीमारू द हॉलो। वो देखते हैं कि सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं पर गाबीमारू अपनी जगह पर शांति से बैठा होता है, जिसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ये देखकर सागिरी थोड़ा डर जाती है। उसके बाद खड़ा हुआ उसका पुराना दोस्त और यामाडा क्लैन का कसाई सागिरी से कहता है कि जब तुम इसे नहीं देख पा रही हो तो सोचो पैराडाइज आइलैंड पर इससे भी ज्यादा खून खराबा होगा, वो तुम कैसे देखोगी? तुम एक लेडी हो, तुम्हारे पास दूसरे कई ऑप्शन थे, फिर भी तुमने इस काम को ही क्यों चुना? इसको सुनकर सागिरी कहती है कि वो भी यामाडा क्लैन की एक मेंबर है। बचपन में सभी बच्चे सागिरी से डरते थे और परेशान करते थे क्योंकि उसके पिता एक कसाई थे, जिससे उसको समझ आ गया था कि वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती और उसने अपने पिता का काम चुनने का फैसला किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ मुजरिम सागिरी को देखकर सोचते हैं कि ये लड़की है और ये जरूर कमजोर होगी, हमें इस पर हमला करके इसकी तलवार को छीन लेना चाहिए। आइजन सागिरी को बचाने के लिए आता है, जिस पर सागिरी उसको रोक देती है। सागिरी अपने बचपन को याद करती है, जिसमें सागिरी चुपचाप सहने की जगह उसे परेशान करने वाले बच्चों को पलट कर मारती है और प्रेजेंट में उसकी तरफ आते हुए मुजरिमों का सर काट देती है। पर सागिरी को उन्हें मारते समय भी थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत का गिल्ट सागिरी के ऊपर आ जाता है। तभी सागिरी को गाबीमारू की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर सागिरी होश में आ जाती है। गाबीमारू शोगन से कहता है कि लोगों को मारना कभी भी आसान नहीं होता है। क्या तुम्हारे पास लोगों को चुनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हम सभी भले ही मुजरिम हैं, पर सभी लोगों ने अपनी मर्जी से लोगों को नहीं मारा है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शोगन के लोग गुस्से में आ जाते हैं और बाकी मुजरिमों से कहते हैं कि जो भी कोई गाबीमारू को मारेगा वो उसे पैराडाइज आइलैंड पर जाने देगा। अब मुजरिम गाबीमारू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। गाबीमारू उनसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही बात कर रहा था, जिससे ये खून खराबा ना हो, पर अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर कोई भी गाबीमारू की बात नहीं सुनता है और गाबीमारू पर अटैक कर देता है। गाबीमारू अब उन मुजरिमों को मारना शुरू कर देता है। गाबीमारू अपने हाथ पैर, दांतों और नाखूनों से लोगों को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके उन सभी मुजरिमों को जानवरों की तरह मार देता है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सागिरी अपने तलवार में देखती है कि गाबीमारू भी उसकी तरह लोगों की मौत के गिल्ट में दबा जा रहा है, पर गाबीमारू ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और सागिरी को भी लोगों की मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस बोझ के साथ जीना सीखना चाहिए। ये सोचकर सागिरी के आंसू बहने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ गाबीमारू के मुंह पर खून लगने की वजह से गाबीमारू अपना फेस पानी से धो रहा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है उन सभी मुजरिमों में से केवल 10 मुजरिम बचे होते हैं, जिन्हें यामाडा क्लैन के कसाई के साथ पैराडाइज आइलैंड पर भेज दिया जाता है। हमें एपिसोड के अंत में एक खूबसूरत सा आइलैंड दिखाया जाता है, जिसको देखकर गाबीमारू चौंक जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें इवागाकुरे का मुखिया दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारे लोग हथियारों से हमला करते हैं और सभी तीर और तलवार जाकर मुखिया को लगते हैं, पर मुखिया को कुछ भी नहीं होता है। ये सब गाबीमारू देख रहा होता है। हमें बताया जाता है कि मुखिया ने किसी आइलैंड से एक दवाई पी थी, जिसकी वजह से मुखिया अमर हो गया है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सागिरी और गावीमारू आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं, जहां गावीमारू सागिरी से कहता है कि अमर करने वाली दवाई रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल होते हैं। इसे देखकर सागिरी चौंक जाती है और कहती है कि इस जगह को देखकर लगता है कि शायद अमर करने वाली दवा यहाँ मिल सकती है। गावीमारू कहता है कि ये बहुत ही अजीब है कि आइलैंड पर इतने सारे फूल बिना किसी रीजन के अच्छे से खिले हुए हैं, हमें यहाँ पर थोड़ा सा बचकर रहना होगा। ऐसा बोलकर गावीमारू अपना हाथ खोल लेता है, जिस पर सागिरी उस पर गुस्सा करती है और वापस से हाथ बांधने को कहती है। गावीमारू कहता है कि उन्होंने हमें केवल 3 दिन का खाना और अमर कर देने वाली दवाई का फोटो दिया है, इससे मैं इस दवा को कैसे ढूंढूंगा। तभी सागिरी गावीमारू की तरफ तलवार लगाकर कहती है, चुपचाप अपने हाथ बांध लो। सागिरी जैसे ही गावीमारू के हाथ बांध रही होती है, तभी एक बड़ी सी लोहे की बॉल गावीमारू को लगती है और गावीमारू दूर जाकर गिरता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लाल मास्क वाला कैदी गावीमारू पर अटैक करता है, जिसका नाम ट्विस्टेड क्यून होता है। वो कहता है, मुझे तुम पर अपने सारे हथियार टेस्ट करने हैं। गावीमारू सागिरी से कहता है, इसने तो अपने हाथ नहीं बांधे रखे। तब सागिरी उसके साथ वाले कसाई कीसो से कहती है कि इसके हाथ क्यों नहीं बंधे हुए हैं, जिस पर कीसो सागिरी से कहता है, तुम हमेशा रूल को फॉलो करती हो, इसीलिए तुम कसाई की रैंक में सबसे पीछे हो। मैं वापस जाते टाइम इसके हाथ बांध दूंगा। जिसके बाद गावीमारू भी अपने हाथ खोलने को कहता है। सागिरी मना कर देती है। क्यून लगातार अलग अलग हथियार से गावीमारू पर अटैक करता है, पर उसके गावीमारू पर कोई असर नहीं होता है। गावीमारू क्यून के अटैक को अपने पैरों से रिवर्स कर देता है और एक हथियार जाकर सीधा क्यून को लगता है और क्यून गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। गावीमारू कहता है कि बंधे हुए हाथों से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हमें क्यून दिखाई देता है जो कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गावीमारू क्यून को मार देता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे तलवार और तीर घुसे हुए होते हैं। क्यून के साथ वाला कसाई कीसो क्यून का सर काट देता है और कहता है कि अब मैं शांति से इसका सर घर ले जाकर लौट सकता हूँ। सागिरी उससे कहती है कि आइलैंड पर 60 से भी ज्यादा लोग गुम हो चुके हैं, आप घर जाते समय थोड़ा ध्यान रखें। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी चिंता करनी चाहिए। ये जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है ये एक बहुत ही भयानक इंसान है। मैंने यहाँ तक आते हुए बहुत कुछ पहले ही देख लिया है। सारे कैदी एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं और कुछ कसाई को मारकर भागने की सोच रहे हैं। ये कैदी समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वो सागिरी को समझाता है, तुम भी रूल्स के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अमृत की दवा को हासिल करना होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इस क्रिमिनल को तुम्हारे लिए मार सकता हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनते ही गावीमारू जाकर कीसो की तलवार पकड़ लेता है। गावीमारू कहता है, मुझे ये अमृत की दवा लेकर बस अपनी बीवी से मिलना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद गावीमारू सागिरी से कहता है, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर गावीमारू वहाँ से जाने लगता है। कीसो कहता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कुछ घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है। सागिरी का एक कसाई दोस्त को एक बड़ा सा कैदी जिसका नाम रोकुरोटो होता है मार कर खा लेता है। दूसरे कैदी भी एक दूसरे को मार देते हैं और जो कैदी कसाई को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, कसाई उनका गला काट देता है। कीसू आगे कहता है, इन सब के मरने के बाद और सारे लोग इस आइलैंड पर अमृत की खोज करने आएंगे। शोगन ने इवागाकुरे के साथ एक डील साइन करी है जिसमें इवागाकुरे के निंजा अमृत की खोज करने में हमारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर गावीमारू थोड़ा डर जाता है। कीसू आगे कहता है, अमृत खोजने में जो भी कसाई सफल होगा उसे यामाडा क्लैन का मुखिया भी बनाया जाएगा। इसको सुनकर सागिरी भी चौंक जाती है। ये सब बोलकर कीसू वहाँ से चला जाता है। सागिरी कीसू की बात सोचती है कि गावीमारू के साथ उसने कुछ दिन का सफर किया है, पर अभी भी वो गावीमारू को पूरी तरीके से नहीं समझ पाई है। उसे गावीमारू से बचकर रहना चाहिए। तभी गावीमारू सागिरी की एक तलवार छुड़ाकर सागिरी पर हमला कर देता है। सागिरी कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गावीमारू कहता है कि मैं तुम्हें बस बिना दर्द वाली मौत देने की सोच रहा था। उसके बाद हमें गावीमारू के पेरेंट्स का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि गावीमारू के पेरेंट्स जोनिन लेवल के निंजा थे। वो दोनों भी गांव छोड़कर जाना चाहते थे, पर गांव का मुखिया उन्हें मार देता है। वो गावीमारू से कहता है,
लोगों का साथ हमें कमजोर बना देता है। अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो हम किसी को भी नहीं बचा सकते। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। गावीमारू और सागिरी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सागिरी कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम रूल को तोड़ रहे हो। गावीमारू कहता है कि मुझे इवागाकुरे के निंजाओं से पहले अमृत की खोज करनी होगी। तुम मेरी इस खोज के बीच में बाधा डाल रही हो। मैं तुम्हें मारकर जल्दी से जल्दी अमृत खोज लूंगा। दोनों लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। सागिरी सोचती है कि मुझे गावीमारू को अभी यहीं पर मारना होगा, पर मैं इसे मारते टाइम बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। गावीमारू भी यही सोचता है कि मुझे अब तक सागिरी को मार देना चाहिए, पर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। एक्चुअली में दोनों लोग अंदर से एक दूसरे को नहीं मारना चाहते। फिर हमें गावीमारू की बीवी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी गावीमारू से कहती है कोई किसी को नहीं मारना चाहता तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हें अपने अंदर के इमोशंस को फॉलो करना चाहिए। एक बहादुर आदमी वही होता है जो अपने अंदर के इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी गावीमारू से कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे घर पर मेरे 20 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। गावीमारू थोड़ा रुक जाता है और वो आदमी आकर गावीमारू पर अटैक कर देता है। गावीमारू उस आदमी को मार देता है और सोचता है कि ये रिश्ते मुझे कमजोर कर रहे हैं। इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं। गावीमारू अपने हाथ से सागिरी का गला काटने वाला होता है, पर वो रुक जाता है। गावीमारू सोचता है कि यही कमजोरी है, अगर ऐसा रहा तो मैं अपनी बीवी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। गावीमारू गांव के मुखिया की बात याद करता है तो कहता है अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी को बचा नहीं सकते। ऐसा सोचकर गावीमारू सागिरी पर एक जोरदार अटैक करता है और सागिरी की तलवार तोड़ देता है। ये देखकर सागिरी बहुत डर जाती है। सागिरी जैसे तैसे खुद को गावीमारू से बचा लेती है। सागिरी कहती है कि मैं भूल गई थी, तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में गावीमारू तलवार लेकर सागिरी को मारने वाला होता है। गावीमारू सागिरी से कहता है मुझे इमोशंस की जरूरत नहीं है, मेरा नाम गावीमारू द हॉलो है। तुम अगर स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी को भी नहीं बचा सकते। ऐसा बोलकर गावीमारू सागिरी पर अटैक करता है, पर गावीमारू की तलवार आगे नहीं बढ़ती है। सागिरी ये देखकर चौंक जाती है। सागिरी सोचती है कि जब गावीमारू लोगों को मारता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो इस चीज को सहने का ट्राई कर रहा है। गावीमारू जहाँ बड़ा हुआ है वहाँ पर लोगों को मारना ही सिखाया जाता है। गावीमारू भी एक इंसान है जिसके अंदर इमोशंस हैं। गावीमारू सागिरी को मार नहीं पाता। ये देखकर गावीमारू रोने लगता है और कहता है कि मैं अब कमजोर हो गया हूँ, मैं अपनी वाइफ से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। सागिरी गावीमारू की तलवार को म्यान में डालते हुए कहती है तुम कमजोर नहीं हो, जो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो स्ट्रांग बन जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी से वापस मिलो, इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को वापस से जीतना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और कैदी एक कसाई के साथ जंगल में जा रहा होता है। तभी एक तितली जिसका फेस इंसानों जैसा होता है वो कैदी के हाथ पर काट लेती है। कैदी जैसे ही उस तितली का फेस देखता है वो अपना हाथ काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैदी के कटे हुए हाथों से फूल निकलने लगते हैं। इसके बाद हमें एक बड़ा सा राक्षस दिखाया जाता है जिसकी लंबी सी जीभ लटक रही होती है और उसकी आंखों से हाथ निकल रहे होते हैं। ये देखकर वो कैदी और कसाई दोनों चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी और गावीमारू के सामने भी एक अजीब सा राक्षस खड़ा होता है जिसके ऊपर का हिस्सा मछली के जैसा होता है और उसके 6 हाथ होते हैं। गावीमारू सागिरी को पीछे रहने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कैदी तामिया दिखाई देता है जिसको ड्रैगन ब्लेड भी कहते हैं। हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई देती है। हमें बताया जाता है कि जब तामिया को उससे ज्यादा स्ट्रांग इंसान नहीं मिलता है तब तामिया एक अमीर इंसान के यहाँ नौकरी कर लेता है, पर वो अमीर इंसान तामिया को कहता है तुम अपनी तलवार से एक असली ड्रैगन को तो नहीं काट सकते हो। तब तामिया गुस्से में उस इंसान का घर तोड़ देता है जिसके बाद तामिया को जेल हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। तामिया अपने समुराई फूसी के साथ आइलैंड पर पहुंच चुका होता है। तामिया फूसी से कहता है सजा माफ होने के बाद मैं वापस से अपनी तलवारबाजी को और अच्छा करूंगा। हमें बताया जाता है कि यामाडा क्लैन के समुराई लोगों को सजा देने के अलावा दवाइयां भी बनाते हैं। फूसी तामिया से पूछता है तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पर तामिया कहता है कि मैं सबसे पहले बाकी कैदियों को मार दूंगा जिससे मेरे पास अमृत को खोजने का बहुत ज्यादा टाइम होगा। फूसी सोचता है कि अगर हम अमृत को खोजने में देर करेंगे तो सौगन और ज्यादा भयानक लोगों को अमृत की खोज में आइलैंड पर भेज देगा। ये सोचते सोचते दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के सामने एक बड़ा सा राक्षस खड़ा होता है जिसके आंख से 2 हाथ निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ गावीमारू के सामने भी एक अजीब सी फिश जैसा दिखने वाला राक्षस आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गावीमारू उस राक्षस को देखकर सोचता है
क्या ये एक फिश है? ये बहुत ही अजीब जानवर है, पर ये आइलैंड भी उतना ही अजीब है। गाबीमारू सोच ही रहा होता है, तभी वो फिश जैसा दिखने वाला राक्षस अपने 6 हाथों से गाबीमारू पर अटैक कर देता है। गाबीमारू लड़ते समय गांव के मुखिया द्वारा सिखाया हुआ 5वां रूल याद करता है, हमें कभी भी अनजान दुश्मन से लड़ना नहीं चाहिए। ये सोचकर गाबीमारू भागने का सोच रहा होता है, तभी वो राक्षस गाबीमारू को कसकर पकड़ लेता है, जिससे गाबीमारू की बॉडी से खून निकलने लगते हैं। गाबीमारू किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है। फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू और सागिरी को बड़े बड़े राक्षस चारों ओर से घेर लेते हैं। इन्हें देखकर सागिरी चौंक जाती है। गाबीमारू सागिरी से वहां से भागने के लिए कहता है, पर सागिरी कहती है हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। गाबीमारू सोचता है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। उसे इन चीजों के बारे में सोचने की जगह बस इन्हें मारना शुरू कर देना चाहिए। गाबीमारू कहता है निप्पो एस्थेटिक ब्लेज। उसके बाद गाबीमारू एक राक्षस की गर्दन पर अपने हाथ से अटैक करता है और उस राक्षस का सर आग से जलने लगता है। उसके बाद गाबीमारू एक एक करके सभी राक्षस को मारना शुरू कर देता है। सागिरी ये देखकर सोचती है कि कुछ ही घंटों में ये सब बदल गया। क्या ये जगह एक स्वर्ग है या नरक है? तभी एक राक्षस आकर सागिरी पर अटैक करने ही वाला होता है। उसे देखकर गाबीमारू अपनी बीवी की बातों को याद करता है और आंखें बंद करके अपने सामने वाले राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू सागिरी पर अटैक करने वाले राक्षस को मार देता है और सागिरी को बचा लेता है। ये देखकर सागिरी और गाबीमारू दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी फिश वाला राक्षस गाबीमारू पर अटैक करता है, पर यामाडा क्लैन के 2 समुराई आकर उस राक्षस को मार देते हैं। उनके साथ एक कैदी भी होती है। वो गाबीमारू से कहती है तुमने इन राक्षसों को अकेले ही मार दिया है, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। उसके बाद वो लड़की अपना नाम यूजिराहा बताती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक निंजा हूँ। गाबीमारू अपनी वाइफ की कही हुई बात को याद करता है और जान बचाने के लिए उन लोगों से थैंक यू बोलता है। लड़की गाबीमारू के पास आकर कहती है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हारा इतना खून बह रहा है, उसके बाद भी तुम ढंग से खड़े रह पा रहे हो। तुमने सागिरी को भी अभी बचा लिया है। वो गाबीमारू से साथ में काम करने के लिए कहती है। सागिरी उस लड़की से पूछती है तुम्हारे साथ 2 समुराई क्यों है? तभी एक समुराई अपना नाम गेंजी बताता है। वो कहता है कि मेरे वाले कैदी को इस लड़की ने मार दिया है। मुझे लगता है कि इस लड़की को एक समुराई अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैं भी इसके साथ हूँ। एक्चुअली में ये लड़की सीड्यूस करने के मामले में बहुत ही खतरनाक है और ये गाबीमारू पर भी सीड्यूस कर रही थी, लेकिन गाबीमारू जानता है कि कोनोइची निंजा बहुत ही बेकार होते हैं। तभी दूसरा समुराई अपना नाम सेंता बताता है। वो कहता है कि मुझे इस लड़की की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लड़की आगे कहती है कि हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर हम अकेले अमृत को ढूंढेंगे तो हम जल्दी मर सकते हैं, अगर हम साथ मिलकर ढूंढेंगे तो हो सकता है कि हमें अमृत जल्दी मिल जाए। सागिरी कहती है अगर तुम दोनों हाँ कर देते हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लड़की गाबीमारू को पकड़ते हुए कहती है हम दोनों बच्चे नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे को कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर हम अमृत ढूंढ भी लेते हैं तब भी हम दोनों में से केवल किसी एक को ही माफी दी जाएगी। गाबीमारू उससे कहता है बताओ तुम मेरे लिए कैसे फायदेमंद हो? लड़की कहती है तुम स्ट्रांग हो और मेरे पास इस जगह की थोड़ी बहुत जानकारी है। मैंने जिस कैदी को मारा है उस पर मैंने चीजों को टेस्ट करके ये जानकारियां निकाली हैं। जैसे हमें तितलियों से बचने की जरूरत है क्योंकि ये जहरीली हैं, उनके काटने से बॉडी से फूल निकलने लगते हैं। सेंटा आगे बताता है कि जो राक्षसों ने चीजें पहन रखी हैं वो बुद्धिस्ट या ताओइस्ट हैं, पर ये दोनों धर्म तो अलग अलग हैं। इन्हें एक साथ देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। सागिरी भी कहती है कि ये जानवर केवल दिखने में अजीब हैं, पर अंदर से एकदम नॉर्मल है। गाबीमारू उस लड़की से पूछता है तुम हमारे साथ क्यों काम करना चाहती हो? क्या तुम्हें जिंदा रहने की इतनी ज्यादा जरूरत है? इस पर लड़की बताती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसे एक बीमारी है, उसका इलाज करवाने के लिए मैं एक निंजा बनी थी, और भी फालतू की चीजें बताती है। गाबीमारू लड़की का झूठ पकड़ कर बोलता है क्या तुम इससे अच्छा झूठ नहीं बोल सकती थी? इस पर लड़की कहती है तुम समझ गए, इस पर मैं इतना बोलूंगी कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी बहुत जवान हूँ। गाबीमारू लड़की से कहता है कि मेरे पास एक आखिरी सवाल है, तुमने जिस कैदी को मारा था उसके साथ तुमने असलियत में क्या किया था? जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो मारे जाओगे। इसके बाद गाबीमारू लड़की के साथ काम करने के लिए हाँ कह देता है। सागिरी सोचती है कि जब से मैं इस आइलैंड पर आई हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ। ऐसा सोचते हुए सागिरी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का यामाडा क्लैन को ज्वाइन करता है और 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से तलवारबाजी सीख लेता है। हमें उसका नाम टोमा बताया जाता है। उसके बाद यामाडा क्लैन का एक समुराई टोमा से कहता है कि अगर तुम एक असली कैदी को सजा दे देते हो तो तुम्हारा नाम भी समुराई में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमा एक कैदी से बात करता है
और कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए ये सब किया है। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैं चुपचाप यामाडा क्लैन में घुस गया और 1 महीने में मैंने बहुत तरक्की की सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। मेरी थोड़ी तो तारीफ करो। कैदी टोमा से कहता है कि मैंने भी 1 महीने तक इन लोगों का टॉर्चर झेला है। जल्दी बताओ हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। टोमा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोमा और उसका कैदी भाई दोनों आइलैंड पर खड़े होते हैं और उनके सामने बड़े बड़े राक्षस होते हैं। दोनों भाई राक्षसों को देखकर चौंक जाते हैं। कैदी भाई उन राक्षसों पर अटैक करके उन्हें मारना चालू कर देता है। ये देखकर टोमा चौंक जाता है। वो सोचते हुए कहता है मेरा भाई बहुत जल्दी हालात को देखकर खुद को बदल लेता है। उसके बाद हमें दोनों भाइयों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उनके पिता पर इल्जाम लगाकर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उनकी मां की भी मौत हो जाती है और बाद में उनके पिता को गद्दारी करने के लिए फांसी दे दी जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जब डाकू कैदी भाई पर अटैक करते हैं तो बड़ा भाई डाकुओं से दोस्ती कर लेता है और बाद में उनका लीडर बन जाता है। उसके बाद एक दिन पुलिस आकर बड़े भाई को पकड़ लेती है। तब बड़ा भाई टोमा को भगा देता है और उससे बाद में छुड़ाने के लिए कहता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर दोनों भाई राक्षस से लड़ रहे होते हैं। टोमा सोचता है कि उसका भाई हालात के हिसाब से बदलने में बहुत ज्यादा माहिर है, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता। बड़ा भाई देखता है कि इतने सारे राक्षस से लड़ पाना मुश्किल है। वो टोमा को भागने के लिए कहता है, पर जैसे ही टोमा भागने को होता है एक राक्षस उसे पीछे से पकड़ लेता है। बड़ा भाई ये देखकर आगे भाग जाता है। ये देखकर टोमा भी चौंक जाता है। यहाँ पर भाई के रिश्तों में दरार आ रही थी। टोमा अपनी तलवार की मदद से खुद को छुड़ा लेता है। तभी बड़ा भाई एक बड़ा सा हथियार लेकर उस राक्षस को मार देता है। यानी कि बड़ा भाई भागा नहीं था, पर दोनों भाइयों को बहुत सारे राक्षस आकर घेर लेते हैं। वो राक्षस कहते हैं लोगों को मारना जुर्म है, इसकी सजा सबको मिलेगी। ये सुनकर टोमा डर जाता है। बड़ा भाई अपने पिता की मौत को याद करता है और कहता है कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है। मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद बड़ा भाई गुस्से में आकर सभी राक्षसों को मार देता है। हमें दोनों भाई के बचपन का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें टोमा रो रहा होता है और कहता है कि हम समुराई के बेटे हैं पर डाकुओं के जैसे रह रहे हैं, क्या ये सही है। बड़ा भाई आकर टोमा से कहता है रोना कमजोरी होती है, अगर तुम कमजोर हो तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, मैं जो करूँगा सही करूँगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर दोनों भाई अमृत की बात कर रहे होते हैं। बड़ा भाई कहता है कि हम अमृत को ढूंढकर खुद पी लेंगे। टोमा कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा, ये आइलैंड खतरनाक है। हम जितने लोगों से मिलेंगे वो खुद भी राक्षसों से बचकर आ रहे होंगे, वो भी ताकतवर होंगे और जो कमजोर होगा वो सबसे पहला मारा जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सागिरी एक खोखले पेड़ के अंदर सो रही होती है। सागिरी सपना देखती है कि सागिरी जब छोटी होती है तब उसके पापा सागिरी को घूर रहे होते हैं। सागिरी कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो। तभी सागिरी की नींद खुल जाती है। सागिरी देखती है कि उसके पास गेंजी समुराई खड़ा होता है। सागिरी उससे आसपास का हालचाल पूछती है। गेंजी कहता है कि तुम्हें एक जहरीली तितली ने काट लिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। सागिरी देखती है कि गाबिमारू खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। यूजिरा आराम कर रही होती है और सेंटा कपड़े घड़ी कर रहा होता है। सागिरी कहती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, हमारे पास टाइम तो पहले से ही कम है। गाबिमारू कहता है कि हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं। इसके बाद सेंटा कहता है कि अब सभी लोग आ गए हैं तो हमें जितना ही पता है इस आइलैंड के बारे में आकर सभी लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही यूजिरा खाने को देखती है वो कहती है कि ये क्या बना दिया। गाबिमारू बताता है कि उसने ये आसपास की चीजों से बनाया है और लगता है ये अच्छा बना है। गाबिमारू आगे अमृत की फोटो दिखाकर कहता है कि जब मैं आसपास खाने की चीजें इकट्ठा कर रहा था तब मुझे ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली, पर यह आइलैंड भी बहुत बड़ा है तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। यूजिरा कहती है क्या तुम्हें अमृत के बारे में पहले से ही कुछ पता है, जिस पर गाबिमारू कहता है उसने तो पहली बार सुना है। और वो आगे बताता है कि मैंने देखा कि आइलैंड पर जो कि नॉर्मल आइलैंड पर मिलते हैं पर कुछ अलग से भी थे। कुछ फूलों की शक्ल में हमारे साथ यहाँ आए समुराई से भी मिल रही थी, शायद बाकी के फूल भी मरे हुए लोग ही हैं। जिस पर यूजिरा खाने को गाबिमारू के मुंह पर फेंकती हुई कहती है तुम हमें ये क्या खिला रहे हो। गाबिमारू कहता है कि मैंने खाने में ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। आगे सेंटा बताता है कि आइलैंड पर जितने भी स्टेचूज हैं वो बुद्धिस्ट और ताओइस्ट धर्म के हैं, तो हमें धर्म पर फोकस न करके इस पर फोकस करना चाहिए कि उन्हें किसने बनाया, क्या वो पहले से यहाँ रहते थे। इस बात पर सागिरी कहती है
ऐसा मुश्किल है कि कोई इंसान यहाँ रह पाएगा, क्योंकि यहाँ के कीड़े मकोड़े और जानवर बहुत ही खतरनाक हैं। इसके अलावा यहाँ के जो राक्षस हैं वो भी बहुत अजीब हैं। उनके अंदर खून और हड्डियां तो है, पर उनके अंदर ऑर्गन्स नहीं है। इसके बाद सागी रुक जाती है। सेंटा कहता है कि उनके अंदर जन्म देने वाले अंग भी नहीं है, जिस पर यूजिराहा कहती है अच्छा, इनके अंदर डिक्स भी नहीं है। आगे सागिरी कहती है कि ये राक्षस भी अजीब तरह के बनाए हुए हैं। सेंटा कहता है कि मैं समझ गया था, राक्षसों ने जो धार्मिक चीजें पहन रखी हैं वो भी गलत तरीके से बनी हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये राक्षस खराब बने हुए गॉड हैं, और ये आइलैंड भी इसी तरह से बना हुआ है। ये राक्षस भयानक तो है, पर ये पागल भी हैं। सेंटा आगे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा नकली हैं और किसी के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। ये असली और जादुई तो नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि हमें एक जादुई मंडला में मरने के लिए फेंक दिया गया है। तभी गावीमारू हंसते हुए कहता है, अगर राक्षस बिना ऑर्गन्स के जिंदा रह पा रहे हैं तो जरूर यहाँ पर अमृत होगा, और यहाँ अगर अमृत है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे और हमारी सजा को माफ कर देंगे। यूजरा कहती है हाँ ऐसा पॉसिबल है, अगर हम पहले से ना मरे हो। सेंटा आगे कहता है कि गावीमारू सही कह रहा है, हमें राक्षसों की बॉडी को अच्छे से देखना चाहिए। ये थोड़ा खतरनाक है, पर अमृत को खोजने का यही एक रास्ता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। गेंजी सागिरी के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें एक नाव लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी जगह मैं यहाँ संभाल लूंगा। तुम क्लैन के मुखिया की लड़की हो, तुम्हें ये सब छोड़कर क्लैन के अगले मुखिया से शादी करनी चाहिए। सागिरी तलवार को कसकर पकड़ लेती है और कहती है एक असली योद्धा कभी भी अपना काम बीच में छोड़कर नहीं जाता। गेंजी सागिरी से कहता है क्या तुम इतनी ताकतवर हो कि गावीमारू को मार सकोगी? और तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? तुम्हारी तलवार तो टूट गई थी। एक तलवारबाज का दिल होता है। ऐसा होता है कि तलवार टूट जाने के बाद लोग अपने हथियार बदल लेते हैं। मैं मानता हूँ तुम एक अच्छी तलवार को टेस्ट करने वाली और लोगों को सजा देने में माहिर हो, पर यहाँ पर एक अच्छे से लड़ाई करने वाले की जरूरत है और तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। तभी वहाँ पर सेंटा आ जाता है। सेंटा कहता है कि यहाँ से निकल पाना भी बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि समुराई तेंजा एक कैदी नुरुकाई के साथ आइलैंड के बाहर जा रहा होता है, पर पानी का बहाव आइलैंड की तरफ होने की वजह से उनकी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। नुरुकाई तांजा को ये सब बता रही होती है। तभी वो लोग अपने सामने एक बड़ी सी बोट देखते हैं, जिसको देखकर तेंजा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो अभी बच्ची हो, मैं सौगन से बात करके तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा। पर हम देखते हैं कि जो बड़ी सी बोट होती है वो टूटी हुई होती है। उसके आसपास बहुत सारी नाव टूटी पड़ी होती हैं। वहाँ पर हमें बहुत सारे राक्षस दिखाए जाते हैं और एक हंसते हुए आदमी का चेहरा भी दिखाया जाता है। तेंजा उनसे बचने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद एक ऑक्टोपस जैसा राक्षस अपने हाथों से अटैक करना चालू कर देता है। नुरुकाई कहती है जल्दी से अपनी तलवार अंदर रख लो। तलवार की चमक से ये राक्षस और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस पर तेंजा कहता है मैं अब रुक नहीं सकता हूँ। नुरुकाई ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है और अपने पास्ट को याद करती है। वो कहती है कि ये सब मेरे पुराने कर्मों का फल है। मेरी वजह से मेरा पूरा क्लैन मारा गया, मुझे उसकी सजा मिल रही है। हमें नुरुकाई का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें सरकार के समुराइज नुरुकाई के क्लैन सांका को ढूंढने के लिए आए होते हैं। वो लोग थके हुए होने का नाटक करते हैं, जिस पर नुरुकाई उनसे आराम करने को कहती है। वो लोग नुरुकाई से कहते हैं अगर तुम एमिशी हो तो हम तुम्हारे गांव में आराम कर सकते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सांका क्लैन के लोगों ने शौगन के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया था और पहाड़ों में रहने लगे थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग नुरुकाई के पूरे गाँव को मार देते हैं और नुरुकाई को पकड़ कर ले जाते हैं, जिससे वो बाकी गांव का भी पता बता सके। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। तेंजा को वहां पर उसका दोस्त कीसो दिखाई देता है, जिसकी बॉडी से फूल निकल रहे होते हैं। तेंजा जाकर कीसो से पूछता है क्या आप मुझे पहचान पा रहे हो? और तभी राक्षस का एक हाथ कीसो की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर दोनों लोग डर जाते हैं। नुरुकाई कहती है मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये मेरी गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। तेंजा लगातार राक्षस से लड़ रहा होता है और नुरुकाई से कहता है तुम क्यों मरना चाहती हो? जब तक मुझे तुम नहीं बताओगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। नुरुकाई बताती है कि उसके वजह से उसका पूरा सांगा क्लैन मारा गया और केवल अब वही बची है। तेंजा कहता है कि मुझे बाकी के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम बताओ क्या तुम मरना चाहती हो? नुरुकाई तेंजा से रोते हुए कहती है मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। इसके बाद तेंजा नुरुकाई को एक तलवार दे देता है और दोनों मिलकर राक्षस से लड़ने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों लोग वापस से आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दोनों के ऊपर काफी खून लगा होता है। दोनों लोग खुद को साफ कर रहे होते हैं। तभी नुरुकाई अपने कपड़े उतार देती है। ये देखकर तेंजा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। नुरुकाई कहती है तुम्हारी बहादुरी को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है, यहाँ से जाते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। इस पर तेंजा कहता है कि पहले ही मेरे लिए
ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इसके बाद वापस हम सागिरी और सेंटा की बातचीत पर आते हैं, जहाँ पर सेंटा कहता है कि वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ, क्योंकि गाबीमारू को केवल तुम ही संभाल सकती हो। मैंने देखा है गाबीमारू पहले से बदल चुका है और उसने तुम्हें बचाया भी था। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुक जाती हो। इसके बाद रात हो जाती है, सभी लोग सो रहे होते हैं। गाईमारू एक जगह बैठा होता है। सागिरी उसके पास आती है। गाईमारू कहता है कि तुम अभी भी मुझ पर नजर रखी हुई हो। सागिरी कहती है कि बाकी के समुराई सो गए हैं, मैं उनकी जगह पर पहरेदारी कर रही हूँ। गाईमारू आगे कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिसको सुनकर सागिरी थोड़ा चौंक जाती है। गाईमारू कहता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से कीड़े का जहर जल्दी से असर कर गया। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वजह से अब मैंने खुद की इच्छा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मैं इवागाकुरे जाकर अपनी बीवी के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं उसी के साथ रहूंगा। सागिरी कहती है कि तुम स्ट्रांग हो, जिस पर गाईमारू कहता है कि तुम भी बहुत स्ट्रांग हो और मैं इस चीज में गलत नहीं हो सकता हूँ। क्या ये तुम्हारा दिल था या तुम्हारी टेक्निक? जब हम जेल में मिले थे तब तुम स्ट्रांग थी, शायद वो प्रैक्टिकल ताकत थी। मुझे पता नहीं वो कैसी फीलिंग थी, पर तुम चौंक क्यों रही हो? गाईमारू आगे कहता है, हमारे गांव में सभी लोग कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो या नहीं हो तब तक पता नहीं चलता जब तक तुम चीजों को अनुभव नहीं करते हो। लोग खुद को कमजोर ही समझते हैं जब तक उन्हें उनका काम नहीं करना पड़ता। हम सब सेम है। और गाईमारू सागिरी से इवागाकुरे से आ रहे लोगों के बारे में चिंता भी व्यक्त करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। गेंजिरी सागिरी के पास आकर कहता है, अभी तक कोई राक्षस नहीं दिखा है, लगता है राक्षस रात में काम नहीं करते हैं। मैं तुम्हें नाव तक छोड़ दूंगा। सागिरी कहती है, आपका शुक्रिया, पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गेंजी कहता है, तुम एक औरत हो, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए और ये हमारा क्लैन के बच्चे पैदा करने चाहिए। सागिरी कहती है, मुझे भी सभी लोगों ने यही बोला था। जब मैं ट्रेनिंग करती थी तब मैंने अपने पिता की आंखों में निराशा देखी थी। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यामाडा क्लैन की मुखिया एक लड़की तो नहीं हो सकती। सागिरी कहती है, अगर मैं अब यहाँ से चली गई तो मुझे जिंदगी भर यही सब वापस से देखना पड़ेगा। गेंजी कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें क्या बुराई है। सागिरी कहती है, मैं एक समुराई की तरह जीना चाहती हूँ। सागिरी अपने तलवार को जमीन पर रखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सीनियर की बात नहीं मान रही हूँ, पर आप मुझे एक समुराई की तरह देखिए। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है, पर मैं अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ। सभी लोग यही चाहते हैं कि वो अपने तरीके से जिंदगी जिए। गेंजी चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, और अपनी तलवार निकालकर सागिरी पर अटैक करता है। सागिरी उससे उसकी तलवार छीन लेती है। यह देखकर गेंजी चौंक जाता है। सागिरी कहती है, आपने ही सिखाया था कि तलवार तलवारबाज का दिल होती है। तभी एक बड़ा सा कैदी आकर गेंजी पर अटैक। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े दानव जैसे कैदी रोकुरोटो की पास्ट स्टोरी दिखाई देती है। रोकुरोटो बाइजन क्लैन का एक जायंट होता है जो बचपन से ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हमें दिखाया जाता है कि रोकुरोटो कितना भी खा ले पर उसकी भूख कभी शांत नहीं होती है। रोकुरोटो बचपन में ही भूख लगने पर अपनी फैमिली को खा लेता है और धीरे धीरे करके अपने गांव के बाकी लोगों को भी खाना शुरू कर देता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। रोकुरोटो को भूख लगने की वजह से वो समुराई गेंजी पर अटैक कर देता है, जिससे गेंजी बहुत दूर जाकर गिरता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। ये देखकर सागिरी डर जाती है। गेंजी सागिरी को वहां से भाग जाने को कहता है, पर रोकुरोटो सागिरी पर भी अटैक करने लगता है। तभी गाबीमारू रोकुरोटो को एक किक मारता है, जिससे रोकुरोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। गाबीमारू सागिरी से कहता है, ये कोई कैदी है या कोई मॉन्स्टर, इसे नुकसान पहुंचाना असंभव है। सागिरी कहती है, ये बाइजन क्लैन का एक जायंट है, इसकी जिम्मेदारी समुराई आइजन को दी गई थी। रोकुरोटो वापस से खड़ा हो जाता है और गाबीमारू को घूरने लगता है। गाबीमारू कहता है कि इसकी ये आंखें एक शिकारी के जैसे हैं, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार ढूंढ लेता है। गाईमारू सोचता है कि हम दोनों के लिए यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, हमें इसे यहीं मारना होगा। गाईमारू आगे सोचता है कि मेरी किक का इस पर कोई असर नहीं हुआ था, इसका मतलब ये इवागाकुरे के निंजा जितना स्ट्रॉन्ग है। गाईमारू गांव के मुखिया की बात याद करता है। निंजाओं का 9वां रूल, हमेशा किसी भी एनिमी से लड़ने से पहले उसकी पूरी ताकत जान लेनी चाहिए। गाबीमारू कहता है कि एक बार मैं देख लूं ये कितना पावरफुल है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसे कैसे मारना है। रोकुरोटो अपने पास खड़ा एक पेड़ को उखाड़कर गाबीमारू पर फेंक देता है। गाबीमारू उससे बच जाता है और सोचता है कि रोकुरोटो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो यूजिराहा से हेल्प करने के लिए कहता है, पर यूजिराहा कहती है कि तुम्हारा काम लड़ाई करना है और मेरा काम जानकारी इकट्ठा करना है। मुझे पता है तुम इसे हरा दोगे, तुम अच्छे से लड़ाई करो।
तभी रोकुरोटो अपने हाथ से गाइमारू पर अटैक करता है। पहले गाइमारू को लगा था कि इसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट नहीं है, पर बाद में गाइमारू को समझ आता है कि रोकुरोटो के रिएक्शन भी बहुत ज्यादा तेज है। वो गाइमारू पर अटैक करता है और बार बार करता है, पर गाइमारू उससे बच जाता है। गाबीमारू कहता है कि अगर इसके अटैक ने एक भी बार मुझे छू लिया तो इसका मतलब मेरी तुरंत मौत हो जाएगी। ऐसा सोचकर गाबीमारू स्टोन स्टॉर्म jutsu यूज करता है और पत्थर के टुकड़े तेजी से रोकुरोटो की तरफ फेंकता है। हमें दिखाया जाता है कि रोकुरोटो को कुछ भी नहीं होता है, पर रोकुरोटो के पीछे खड़े हुए पेड़ों में बड़ा सा छेद हो जाता है। इसके बाद गाबीमारू अपनी कमर पर बंधे हुए कपड़े से रोकुरोटो पर अटैक करता है। इसका भी रोकुरोटो पर कोई असर नहीं होता है। गाबीमारू सोचता है कि मेरे jutsu अनफॉर्म ब्लेड से ये कपड़ा स्टील के जितना पावरफुल हो जाता है, पर इसका भी रोकुरोटो पर कोई असर नहीं हुआ है। गाबीमारू बहुत सारे jutsu के बारे में सोचता है और कहता है क्या ये रोकुरोटो पर असर करेगा, क्या ये वाला या फिर ये वाला। हमें दिखाया जाता है कि सागिरी गेंजी के घाव पर पट्टी बांध रही होती है, पर उससे खून बहना रुकता नहीं है। गेंजी सागिरी से कहता है सब छोड़ो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। तुम बहुत ही अजीब हो, अभी तो तुम मुझसे लड़ रही थी। सागिरी कहती है मैं अपने साथी लोगों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। गेंजी कहता है अब मुझे समझ आया, तुम चीजों को दो हिस्सों में नहीं बांटती हो, जैसे आदमी और औरत, जैसे ताकत और कमजोरी। तुम बीच का रास्ता खोजती हो। गेंजी आगे अपनी तलवार सागिरी को देते हुए कहता है एक तलवार योद्धा का दिल होती है, मैं तुम्हें अपनी तलवार दे देता हूँ। रोकुरोटो ने समुराई आइजन को भी मार दिया है। तुम एक समुराई हो, मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूंगा। समुराई सागिरी, तुम रोकुरोटो को मार दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाइमारू रोकुरोटो से लड़ने के बारे में सोच रहा होता है। तभी रोकुरोटो अपने हाथ से गाइमारू पर अटैक करता है। गाइमारू बच जाता है, पर सागिरी रोकुरोटो की एक उंगली काट देती है और रोकुरोटो दर्द की वजह से रोना शुरू कर देता है। सागिरी रोकुरोटो की उंगली काटने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर गाइमारू चौंक जाता है। सागिरी कहती है अगर हम बॉडी की हड्डियां जहां जुड़ती हैं वहां पर अटैक करें तो मजबूत से मजबूत बॉडी को भी काटा जा सकता है। ऐसे ही हम सभी समुराई लोगों को सजा देते हैं। यूजिराहा और सेंटा ये सब देख रहे होते हैं। सेंटा यूजिराहा से कहता है मैं जाकर गेंजी की हेल्प करता हूँ। यूजिरा कहती है क्या? गेंजी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों की हेल्प करते हो। इतने शोर के बाद भी कोई राक्षस यहाँ नहीं आ रहा है। हम चुपचाप बैठकर इन लोगों की लड़ाई देखेंगे और इनके मरने के बाद यहाँ से भाग जाएंगे। सागिरी और गाइमारू प्लान बनाते हैं कि हमें रोकुरोटो के हड्डियों के गैप पर अटैक करना होगा, जिससे ये कमजोर हो जाएगा और हम उसका सर काट देंगे। सागिरी कहती है पर रोकुरोटो का सर बहुत ऊंचाई पर है। गाइमारू कहता है हमें कुछ भी करके रोकुरोटो को झुकाना पड़ेगा। मैं रोकुरोटो के अटैक को रोक दूंगा, तुम पीछे से आकर इसके पैर काट देना जिससे जमीन पर गिर जाएगा। जैसे ही रोकुरोटो अटैक करता है गाइमारू अपने पैरों से रोकुरोटो के अटैक को रोक लेता है और सागिरी रोकुरोटो के पैर पर तलवार से हमला करती है, पर इससे रोकुरोटो को कुछ भी नहीं होता है। सागिरी सोचती है इसने मेरे सीनियर समुराई को मारा है, मुझे खुद को शांत रखना होगा, मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा, फोकस करना होगा। ये सोचकर सागिरी गहरी सांस लेती है और रोकुरोटो के हाथ पर अटैक करती है। इससे भी रोकुरोटो को कोई असर नहीं होता है। सागिरी गाइमारू से कहती है कि रोकुरोटो ज्यादा हिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के गैप बंद हो जाते हैं, हमें इसे शांत करना होगा। तभी रोकुरोटो को और ज्यादा भूख लगने लगती है और वो तेजी से रोने लगता है, जिससे गाइमारू और सागिरी के कान फटने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर रोकुरोटो अचानक से गाइमारू पर अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि गाइमारू के मुंह से खून आने लगता है। गाइमारू सोचता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये सब झेल सकता हूँ। सागिरी गाइमारू को बचाने के लिए रोकुरोटो के सामने आ जाती है। रोकुरोटो अपने हाथ से सागिरी पर अटैक करने वाला होता है। सागिरी सोचती है कि मुझे शांत रहना होगा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा और लॉजिकली सोचना होगा। मुझे चीजों को दो हिस्सों में नहीं तोड़ना है, मुझे अपनी भावनाओं का यूज करके स्ट्रांग बनना है और लॉजिकली सोचते हुए समस्या का हल निकालना है। मुझे बीच का रास्ता नहीं चुनना है, ऐसा वो बार बार सोचती है। और सागिरी एक गहरी सांस लेती है और रोकुरोटो के सारे अटैक को अपनी तलवार से रोक लेती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सेंटा कहता है समुराई में सागिरी की रैंक 12 है, पर ये रैंक्स केवल स्किल के ऊपर नहीं है।
लोग क्लैन के मुखिया बनने में कितने काबिल हैं इस बात पर भी डिपेंड करती है, और सागिरी एक लड़की होने की वजह से उसकी रैंक इतनी ज्यादा कम हो गई है। गेंजी सोचता है कि सागिरी के पास लड़ाई का अनुभव थोड़ा कम है, पर जब सागिरी के सारे डाउट दूर हो जाते हैं तब सागिरी की तलवारबाजी रैंक 1 वाले से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सागिरी को भले ही इस आइलैंड के मॉन्स्टर से डर लगता हो, पर कैदी को सजा देने में सागिरी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये एक जिद्दी इंसान है। गावीमारू भी सोचता है कि जब मैं सागिरी से पहली बार मिला था मैं सही था, सागिरी बहुत स्ट्रांग है। सागिरी पर अटैक करते हुए रोकुरोटो जमीन पर गिर जाता है। सागिरी जैसे ही उसकी गर्दन पर अटैक करने वाली होती है, रोकुरोटो वहां से खुद को बचा लेता है। गावीमारू सोचता है कि रोकुरोटो पर क्लोज अटैक करना खतरे से ज्यादा खाली नहीं है। रोकुरोटो को हराने का केवल एक ही तरीका है कि हम उसका सर काट दें, पर इसके लिए हमें समुराई की सजा देने वाली स्किल की जरूरत होगी। हमें रोकुरोटो को जमीन पर झुकाना ही होगा। इसके लिए फालतू के हमले कोई काम के नहीं है, मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए गावीमारू अपने अलग अलग jutsu को अपने आग वाले jutsu एस्थेटिक ब्लेज के साथ मिलाकर यूज करने लगता है। ये देखकर यूजुरा सेंटा से कहती है, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, और दोनों लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गावीमारू के सारे अटैक का रोकुरोटो पर कोई असर नहीं होता है, पर इन हमलों की वजह से आसपास आग लग जाती है और धीरे धीरे रोकुरोटो के चारों ओर आग फैलने लगती है। यूजुरा भागते हुए सेंटा को बताती है कि ये लोग पूरे एरिया में आग लगा रहे हैं। पेड़ पौधों के आग में जलने की वजह से जहरीले धुआं पैदा होते हैं। रोकुरोटो जितना ज्यादा रोएगा और चिल्लाएगा, ये धुआं उतना ज्यादा रोकुरोटो के अंदर जाता चला जाएगा, जिससे रोकुरोटो का दम घुटने लगेगा। हमें दिखाया जाता है कि रोकुरोटो जमीन पर सर रखकर बहुत तेज खांसने लगता है। सागिरी कहती है कि देखते हैं रोकुरोटो की दम घुटने से मौत होती है या हमें उसका सर काटना पड़ेगा। सागिरी रोकुरोटो के पास जाती है और उसका सर काटने ही वाली होती है, पर रोकुरोटो सागिरी पर अटैक करने की कोशिश करता है। गावीमारू आकर उसका अटैक रोक देता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सागिरी को देखकर रोकुरोटो अपना पास्ट को याद करता है और सोचता है कि कोई मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सागिरी के हाथ में रोकुरोटो का सर होता है। सागिरी रोकुरोटो से कहती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें डरा दिया है, ये सब मेरी ही गलती है, मेरे पास अनुभव की कमी है, पर सब ठीक हो जाएगा, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। ऐसा बोलते हुए सागिरी अपने हाथ से रोकुरोटो के कटे हुए सर की आंखें बंद कर देती है। गावीमारू कहता है कि आग की लपटें बढ़ रही हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सागिरी समुराई गेंजी की तरफ देखती है जो कि मर चुका होता है। सागिरी सोचती है कि मुझे अपने साथी समुराई की चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे राक्षस आग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सागिरी कहती है कि ये अजीब है, नॉर्मली जानवर आग से दूर भागते हैं। गावीमारू कहता है कि ये राक्षस भी तो अजीब ही हैं, हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए जहाँ से ये राक्षस आ रहे हैं, इससे हमें अमृत के बारे में और ज्यादा पता लगेगा और मैं अपनी बीबी के पास जल्दी से जा पाऊंगा। गावीमारू सागिरी से कहता है, कहीं तुम अपने साथी समुराई के बारे में सोच तो नहीं रही हो? सागिरी कहती है, नहीं, उन लोगों ने कुछ सोच कर ही तो ये काम चुना होगा, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मुझे उनकी चिंता है तो मैं जल्दी से जल्दी अमृत खोज कर उन्हें इन सब चीजों से फ्री कर देती हूँ। सागिरी और गावीमारू भागते हुए एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर यूजिरा और सेंटा भी खड़े होते हैं। सभी लोग वहाँ पर एक गांव देखते हैं जिसको देखकर चौंक जाते हैं। सेंटा कहता है कि ये जगह ही शिनसेंक्यू है, यहाँ पर ये अमर साधु रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोमा और उसका भाई राक्षसों को मार रहे होते हैं। वो दोनों आपस में अमर हुए साधु की बात कर रहे होते हैं। टोमा बताता है कि ऐसी कहानी है जिसमें साधुओं के पास सुपर ह्यूमंस पावर्स होती हैं और ये कभी मरते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि आइलैंड पर हमें ऐसे साधु देखने को मिल जाएं। शिनसेंक्यू में हमें अमर साधु देखने को मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो राक्षस मिल रहे हैं। टोमा का बड़ा भाई कहता है, हमें जैसे ही साधु मिलेंगे हम उन्हें मार देंगे और उन्हें खा लेंगे, इससे हमारी भूख तो शांत हो ही जाएगी। तभी टोमा के बड़े भाई को एक आवाज आती है और वो पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ पर दो लड़कियां आपस में चुम्मा चाटी कर रही होती हैं और कुछ खा भी रही होती हैं। ये देखकर दोनों भाई चौंक जाते हैं।